Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for competitive exams, and I Pragya Pandey welcome you all to our very special series on daily news review. So without wasting any time, let's see what is in the news. देखिए, पहले आर्टिकल के बारे में बात करते हैं जहाँ पे क्वालिटी और इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की जा रही है। देखिए, जब से आप नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क की बात करेंगे जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने से अडॉप्ट किया है, याद रखिएगा ये वही एक मेजरमेंट का टूल है जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यूज़ करती है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को रैंक करने में। अब देखिए, इसी की मदद लेते हुए, इस नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क की मदद लेते हुए वी गॉट टू नो वन थिंग कि जो तमिलनाडु का मॉडल है ये बहुत ही शानदार इसने यहाँ पर काम किया है। ठीक है, यहाँ पे लगभग देखिए 100 कॉलेजेस को यहाँ पर डेटा यहाँ पर लिया गया था, उसमें इनके रिजल्ट्स है, जिसमें तमिलनाडु को अगर आप देखेंगे तो हायर एजुकेशन के मामले में ना ही सिर्फ तमिलनाडु ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया है, अलॉन्ग विद दैट क्वालिटी के साथ इंक्लूसिव एजुकेशन देने के मामले में भी तमिलनाडु का जो मॉडल है ये बहुत अच्छा हमें देखने के लिए मिला है। अगर हम बात करें तो स्टेट का यहाँ पर एक मोटो है कि इन्हें सोशल जस्टिस के क्षेत्र में काम करना है। ठीक है, और यही जो मॉडल है ये बाकी लोगों को भी अपनाने की आवश्यकता है। NIRF की अगर हम बात करें तो ये रैंकिंग करता है अलग अलग लेवल पर, जिसमें आपको 5 पैरामीटर देखने के लिए मिलेंगे। जैसे क्वालिटी जो किसी भी कॉलेज की यहाँ मेजर की जाएगी, उसमें टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज क्या हैं, ग्रेजुएशन आउटकम कितना हो रहा है, रिसर्च और प्रोफेशनल प्रैक्टिस क्या है, आउटरीच ऑफ इंक्लूसिविटी क्या है, और परसेप्शन किस उद्देश्य को लेकर यहाँ पर पढ़ाई की जा रही है, इन सारे पैरामीटर्स को देखा जाता है। अगर हम इन पैरामीटर्स की बात करें तो ईच है सेवरल कंपोनेंट्स, सबके अलग अलग आपको कंपोनेंट्स दिखाई देंगे और इन सब का अपना अपना एक वेटेज है, और इसी के आधार पर एक रोबस्ट मॉडल तैयार होता है और जो ये डिसाइड करता है कि कहाँ पर सबसे अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है। नंबर ऑफ़ कॉलेजेस की अगर हम बात करें जो NIRF में आपको पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आएंगे तो देवर 535 थे 2017 में, आज की डेट में इन कॉलेजेस की संख्या बढ़कर हो गई है 1659। ठीक है, और वहीं 2023 में ये नंबर बिल्कुल ही आपको यहाँ पर डबल देखने मिलेगा, विच इज़ दी 2746। ठीक है, मतलब एक सीधा यहाँ पर 5 गुना वृद्धि आपको देखने मिलेगी जब से NIRF आया है। अब यहाँ पर होता क्या है, ये जो प्रपोर्शन है, जो एक्चुअल नंबर ऑफ़ कॉलेजेस हैं, ये आपको डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा। सिंस अगर हम NIRF की बात करें तो ये रैंक करता है ऑलरेडी गेन्ड वाइड traction and creditability, so it is likely that many good quality college participate in the exercise। ठीक है, और टॉप 100 आप जहाँ पर देखेंगे तो ये बहुत अच्छा रीज़न हमें नज़र आता है। जब देखिए हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करते हैं, ना सिर्फ क्वालिटी की बात कर रहे हैं बल्कि हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहे हैं, विच मीन्स नो कास्ट जेंडर रेसिज्म। ठीक है, नॉट इनफैक्ट द एबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस, मतलब सारे बच्चों को यहाँ पर क्या किया जाएगा, इन पूरे के पूरे कॉलेजेस में, स्कूलिंग में यहाँ पर इनको शामिल किया जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इनका मोटो ही है सोशल जस्टिस का डेवलप करना है, विच मीन्स चाहे आप किसी गांव के क्षेत्र से हैं, किसी आप शहर के क्षेत्र से हैं, आप लड़के हैं, आप लड़की हैं, आप किस रंग के हैं, किस जाति के हैं, ठीक है, आपकी एबिलिटी क्या है, क्या आपका अगर हाथ नहीं है, आपका अगर पैर नहीं है, इन सभी को जोड़ते हुए जो डेवलपमेंट है वो मॉडल बात ही कर रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन को लाने की। सो दिस इज़ अ हाई टाइम जहाँ पर बाकी सारे जो स्टेट्स हैं उन्हें भी एक इंक्लूसिव एजुकेशन को लाने की ज़रूरत है। ठीक है, NIRF के बारे में मैंने आपको बताया, आप याद रखेंगे, अगेन आई एम रिपीटिंग, NIRF एक मैथोलॉजी है जो रैंक करता है हायर रैंकिंग इंस्टीट्यूशन को अक्रॉस इंडिया। किन पैरामीटर्स के माध्यम पे? ये 5 पैरामीटर्स जो आपने यहाँ पर देखे। इसको अप्रूव किया था मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने, ठीक है, और इसे लॉन्च किया गया था 29 सितंबर 2015। ये पहला ऐसा एफर्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हायर रैंकिंग इंस्टीट्यूशन में कंट्रीज़ को रैंक करता है। पैरामीटर मैंने आपको बताए हैं, वापस से आप देख लीजिए। टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्स पहला पैरामीटर है। दूसरा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और परसेप्शन। ये सारी चीज़ें मिलाकर इस इंडेक्स को बहुत ही बेहतरीन बनाते हैं। ये कुछ स्टैटिक्स है, आप याद रखेंगे तो ठीक है, नहीं भी याद रखेंगे तो कोई बात नहीं है।
चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। देखिए एक नई बहुत अच्छी न्यूज़ है जहाँ पे रजिस्ट्रेशन बर्थ और डेथ का आधार ऑथेंटिकेशन के साथ अलाउ कर दिया गया है। किसने अलाउ किया है? देखिए सेंटर ने यहाँ पर अलाउ कर दिया है ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जिसे हम IGI के नाम से भी जानते हैं, टू परफॉर्म आधार ऑथेंटिकेशन ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ द बर्थ एंड डेथ इन द कंट्री। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने यहाँ पर एक गज़ेट नोटिफिकेशन रिलीज़ किया है, जिसके आधार पर होगा क्या, जिसने अलाउ किया है RGI ऑफिस को कि वो यूज़ कर सकेगा आधार डेटाबेस का, ताकि ऑथेंटिकेट किया जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके उन सारी डिटेल को जो बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन के टाइम पर प्रोवाइड की जाती हैं। आपको पढ़ना क्या है, आपको जानना ज़रूरी है RGI के बारे में। RGI की जब हम बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। सेंसस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर सेट किया गया था एज द एडहॉक बेसिस ऑन द ईच सेंसस अंटिल 1951। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1949 में इस्टेब्लिश किया एक ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर इन द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अंडर द रजिस्ट्रार जनरल एंड एक्स ऑफिसियो सेंसस कमीशन, जो इंडिया में एक सिस्टमैटिक कलेक्शन डेटा को पॉपुलेशन ग्रोथ के हिसाब से डेवलप करने का काम करेगा। लेटर ऑन यही ऑफिस जो था इसको एंट्रस्ट कर दिया गया विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ डेट एंड बर्थ डेथ एंड बर्थ और डेथ एंड बर्थ एक्ट 1969 लाकर इसे यहाँ पर इस्टेब्लिश कर दिया गया। It arranges, conducted and analyzed the result of the demographic survey of India, including census of India and the linguistic survey of India. The position of registrar is usually held by the civil servant, which hold the rank of the joint secretary at least. And apart from conducting the population census and monitoring the implementation, the registration of birth and death in the country is being giving estimate on the fertility and the mortality using the sample registration system। ठीक है, SRS की बात करेंगे तो एक लार्जेस्ट डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे है, आप इसको भी साथ में पढ़ लेंगे कंट्री में, जो कि इंडिकेटर है एक डायरेक्ट एस्टिमेट मैटरनल मोर्टिलिटी रेट का थ्रू द नेशनल रिप्रेजेंटेटिव सैंपल। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको याद रखना ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जहां पर बात की जा रही है 84 सर्विंग एंड रिटायर्ड पर्सनल गेट द अवार्ड। कौन सा अवार्ड यहां पर मिला है? देखिए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने यहां पर लगभग 52 अति विशिष्ट सेवा मेडल 84 सर्विंग और रिटायर्ड पर्सनल को दिए हैं आर्म फोर्सेस के, जो इंडियन कोस्ट गार्ड और डिफेंस मिनिस्ट्री ने इस तरीके का स्टेटमेंट रिलीज़ किया है। वहीं इसके बाद आप देखेंगे तो अवार्ड्स को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है राष्ट्रपति भवन में। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो लोग यहाँ पर उत्तम युद्ध सेवा मेडल भी दिया गया है। अलॉन्ग विद दैट प्रेसिडेंट ऑल्सो अवॉर्डेड 52 अति विशिष्ट सेवा मेडल्स एंड दी अति विशिष्ट सेवा मेडल एंड दी परम विशिष्ट सेवा मेडल। परम विशिष्ट सेवा मेडल की बात करें हम तो इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1960s में। ये अवार्ड किया जाता है पीस टाइम सर्विसेज के लिए। ये अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है पोस्टहॉमसली द लॉफुली कॉन्स्टिट्यूट आर्म फोर्स, टेरिटोरियल आर्मी, रिजर्व फोर्सेस के लिए ऑक्सिलरी और नर्सिंग ऑफिसर्स इसके लिए एलिजिबल होते हैं। ये इक्विवेलेंट होता है टू दी सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल एंड इट इज़ लोअर टू द पद्म भूषण एंड हायर टू द महावीर चक्र। ये आप यहाँ पर याद रखेंगे। अब कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि पीस टाइम वॉर टाइम के लिए कौन कौन से दिए जाते हैं। तो देखिए आप याद रखेंगे जब आपने पीस टाइम की बात करी है तो यहाँ पर परम विशिष्ट सेवा मेडल जो आपको ये दिखाई दे रहा है ये पीस टाइम के लिए दिया जाता है। इसके अलावा अति विशिष्ट सेवा मेडल की अगर हम बात करें और विशिष्ट सेवा मेडल ये पीस टाइम के लिए दिए जाते हैं। वहीं आप अगर वॉर टाइम की बात करते हैं तो इसके लिए युद्ध सेवा मेडल, ठीक है, कौन सा मेडल दिया जाता है? इसके लिए युद्ध सेवा मेडल दिया जाता है, उत्तम युद्ध सेवा मेडल दिया जाता है। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कश्मीर LOC के पास इस पे काम करने के लिए इसे दिया गया है। सो उत्तम युद्ध सेवा मेडल एंड सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल ये वॉर टाइम पे दिए जाते हैं।
अब वॉर टाइम और पीस सर्विसेज के लिए वायुसेना मेडल एयरफोर्स देता है, सेना मेडल आर्मी देता है और नौसेना मेडल नेवी यहाँ पर प्रोवाइड करता है। तो ये कुछ मेडल्स हैं, अवार्ड्स हैं जिनके बारे में आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। देखिए 7 प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश के जिन्हें जीआई टैग मिल गया है, कौन कौन से हैं ये चलिए देखते हैं। देखिए अमरोहा ढोलक, महोबा गोहरा पत्थर हस्तशिल्प, मणिपुरी ताराकाशी, संभाल हॉर्नक्राफ्ट, बागपत होम फर्निशिंग, बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट्स, कालपी हैंडमेड पेपर, इन सारों को यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। अमरोहा ढोलक की बात करें तो ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे तैयार किया जाता है नेचुरल वुड से। यूजुअली मैंगो, जैक फ्रूट या टीक वुड को यहाँ पर प्रेफर किया जाता है इस तरीके की ढोलकों के निर्माण में। जिन वुड्स को यहाँ पर लिया जाता है मैंगो या शीशम ट्री की होती है। इनका यूज़ किया जाता है मल्टीपल साइज़ और शेप देने के लिए, हॉलो ब्लॉक्स बनाने के लिए, लेटर ऑन जिनको एनिमल स्किन से यहाँ पर फिट किया जाता है। मेजरली आप देखेंगे तो इस इंस्ट्रूमेंट में आपको गोट स्किन का प्रयोग होता हुआ दिखाई देगा। इसी के अलावा अगर हम बागपत होम फर्निशिंग की बात करें तो बागपत और मेरठ के आप स्पेशली 2 लोकेशन की बात करें तो ये अपने हैंडीक्राफ्ट के लिए फेमस हैं। ये अपने इंक्लूसिव हैंडलूम डेकोर फर्निशिंग प्रोडक्ट्स के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। एंड जो यहाँ पे रनिंग फॉर्मेस आपको देखने मिलेंगे, जो जनरेशन टू जनरेशन आप देखेंगे इसे पास किया गया है। ऑलराइट, इसी के साथ बाराबंकी हैंडलूम प्रोडक्ट भी आपने देख लिया। अलॉन्ग विद दैट देखिए हिस्टोरिकल कालपी हैंडमेड पेपर, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है। क्यों, देख लीजिए कालपी हैंडमेड पेपर शो की अगर हम बात करें, दैट मुन्ना लाल खद्दारी a Gandhian family introduced the craft here in 1940s. Though many locals says that Kalpi's association with paper making dates even further back into the history. यहाँ पर हैंडमेड पेपर तैयार किए जाते हैं जो कालपीस के लिए जाना जाता है। इसी के अलावा महोबा का गौरा पत्थर हस्तशिल्प एक स्टोन क्राफ्ट है जो कि बहुत ही यूनिक अपने आप में होता है। यहाँ पर सॉफ्ट स्टोन का यूज़ किया जाता है विद द साइंटिफिक नेम द पायरोफ्लाइट स्टोन। गौरा स्टोन क्राफ्ट को मेड किया जाता है, रेडिएंट वाइट कलर्ड स्टोन ये होता है, इस पर इसकी तैयारी की जाती है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट इज़ दी ताराकाशी, एक पॉपुलर आर्ट फॉर्म है मणिपुरी का। ये प्राइमरली ब्रास के वायर यहाँ पर इनले किए जाते हैं, वर्क किया जाता है वुड पे, एंड इट वाज मेनली यूज्ड फॉर द खड़उस। जो आपको वुडन सैंडल आपने यूजुअली देखे होंगे जिन्हें हम खड़ू चप्पल भी बोलते हैं, उस पर इनका काम आपको देखने के लिए मिलेगा। व्हाट यू नीड टू डू, आपको इन सभी के बारे में छोटा छोटा सा 2-2 लाइन में एटलीस्ट कोई इन्फॉर्मेशन अपने पास रखनी है। स्पेशली इफ़ आई से तो आप कालपी आर्ट के बारे में, अमरोहा ढोलक के बारे में और साथ ही ताराकाशी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अपने पास ज़रूर रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। आपको रिसेंटली याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक हिस्टोरिक विजिट की है यूएस में, जिसकी वजह से बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि इंडिया और यूएस ने बहुत सारे अलग अलग बायलैटरल एग्रीमेंट यहाँ पर साइन किए हैं, बट सबसे बड़ा कंसर्न यहाँ पर ये है, वाई इज़ इंडिया इक्वलाइजेशन लेवी ऑन द ई कॉमर्स इज़ एन इशू, व्हाट आर द क्रिटिसिज्म, टेलीकॉम एक्ट क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए अभी तक की स्टोरी अगर हम समझ लें तो अपनी यात्रा के दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यूएसए को यहाँ पर विजिट किया। इन्होंने कोऑपरेशन की बात करी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की बात करी, और जो टेक्नोलॉजी क्षेत्र है वहाँ पर इंडिया और यूएस की एक बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन को डेवलप करने के बारे में बात करी है। इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया आज की डेट में बहुत बड़ा मार्केट हो जाता है, स्पेशली इन दी साउथ एशिया। इसके अलावा आप देखेंगे तो इसी साल के पहले जो वॉशिंगटन का डीसी हेडक्वार्टर है कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री एसोसिएशन, जिसमें आपको अमेज़ॉन, गूगल, मेटा, इंटेल, याहू, फ्लैग 20 पॉलिसी बैरियर यहाँ पर आपको करते हुए नज़र आए हैं, ठीक है। क्यों, आप देखिए इन्होंने क्या करा है, इन्होंने फ्लैग दिया है देयर इंडिया इन अ नोट टाइटल की थ्रेट्स टू द डिजिटल ट्रेड 2023। करंट स्टेटस क्या है यूएस इंडिया टेक्नोलॉजी का समझते हैं। देखिए फाइनेंशियल ईयर 2023 की अगर हम बात करें
तो आप यहाँ पर देखेंगे इंडिया बिगेस्ट यूएस इमर्ज हुआ है एज इंडियाज बिगेस्ट ओवरऑल ट्रेडिंग पार्टनर। लगभग 7.65% का इंक्रीज हुआ है बायलैटरल रिलेशन में। वहीं अगर हम CCIA पॉइंट की बात करें तो दे पॉइंट आउट कि जो रिपोर्ट है, डिस्पाइट स्ट्रेंथ ऑफ द यूएस डिजिटल सर्विसेज एक्सपोर्ट सेक्टर एंड इनॉमरस ग्रोथ पोटेंशियल, सर्विस मार्केट जो इंडिया और यूएस का आप देख रहे हैं स्टिल ये लगभग $27 बिलियन के डेफिसिट में है। ठीक है, जो ट्रेड डिजिटल की आप बात करते हो, जिन सर्विसेज की आप बात करते हो, उसमें आपको कोई ना कोई कमी देखने के लिए मिलेगी इन 2020। रिसेंट पास्ट की अगर हम बात करें, देखिए दोनों कंट्रीज़ ने एक पैक्ट यहाँ पर साइन किया था, एक मूव यहाँ पर लेकर आए थे ICET को लेकर, विच इज़ द इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। जो बाइडेन ने इसको यहाँ पर अनाउंस किया था, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे यहाँ पर अनाउंस किया था, और शायद ऐसे उम्मीद लगाई जा रही थी कि ICET के बाद एक डीपर कोऑपरेशन इस क्षेत्र में होगा, स्पेशली द एरिया जहाँ पर इंडिया को यूजुअली अपनी पॉलिसी मेकिंग के लिए क्रिटिसिज्म देखना पड़ता है। देखिए ICET के बारे में कुछ पॉइंट याद रखिएंगे। इसे US इंडिया इनिशिएटिव है ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इसको लॉन्च किया गया था बाय द US प्रेसिडेंट एंड इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑन द साइडलाइन ऑफ द क्वाड समिट 2022। गोल की अगर हम बात करें तो इनका गोल है टू एलिवेट एंड एक्सपांड इंडो US स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप। डिफेंस इंडस्ट्री में कोऑपरेशन लाना है, और जितनी भी गवर्नमेंट बिजनेसेस या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन आपको देखने मिलेंगे दोनों कंट्रीज़ के बीच में, उनको यहाँ पर स्ट्रॉन्ग करना है। ये इनिशिएटिव साथ ही बात करेगा, ये एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी को यहाँ पर इस्टेब्लिश करेगा। साथ ही यहाँ पर जो फॉर्ज लिंक है बिटवीन गवर्नमेंट, एकेडमिक्स, इंडस्ट्रीज़, चाहे आप AI की बात करें, क्वांटम कंपनीज़ की बात करें, 5G 6G, बायोटेक, स्पेस या सेमीकंडक्टर्स को इम्प्रूव करने की बात करेंगे, उसको इम्प्रूव करने की बात भी यहाँ पर की जा रही है। साथ ही ICET के अंदर में 6 एरियाज़ को लिया गया था को डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के लिए। दोज आर दी STEM which is the science, technology, engineering and math, next generation telecom, space, resilient semiconductor supply chain, defense, innovation and technology cooperation and the innovation ecosystem। अब देखिए US का जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो है इंडिया के साथ लगाया जाने वाला इक्वलाइजेशन लेवी। ठीक है, CCIA जो सबसे बड़ा कंसर्न रेज करता है इंडिया के साथ ट्रेड करते समय, वो है इंडिया के द्वारा लगाया जाने वाला ये एक टैक्स। इस पूरे सेक्शन को समझने के लिए हमें जानना ज़रूरी होगा कि इक्वलाइजेशन लेवी आखिर है क्या। यूजुअली हम इक्वलाइजेशन लेवी को EL के नाम से डिनोट करते हैं। EL एक तरीके का सप्लाई ऑफ सर्विस जो है मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज होती हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, टैक्स रेवेन्यू को अर्न करने के लिए यहाँ पर लगाया जाता है। इक्वलाइजेशन लेवी एक तरीके का टैक्स है जो कि लेविएबल होता है ऑन कंसीडरेशन ऑन रिसीव्ड बाय नॉन रेसिडेंट फॉर द एनी स्पेसिफिक सर्विसेज। इस लेवी की शुरुआत की गई थी इंडिया के द्वारा 2016 में विद द इंटेंशन ऑफ द टैक्सिंग द डिजिटल ट्रांजेक्शन, the income occurring to foreign e-commerce company from India itself, and for that extra amount what India is doing, India उस पर अप्लाई करता है EL। सो EL को इम्पोज किया जाता है अंडर द फाइनेंस एक्ट 2016 itself and not as the part of Indian Tax Act 1961। ये एम करता है जो B2B ट्रांजेक्शन्स किए जा रहे हैं, B2B जो बिजनेसेस हैं उनको रेगुलेट करना, उनको मेंटेन करना, और उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट फॉरेन कंपनीज इंडिया के साथ बिजनेस करके कमा रही हैं उसको यहाँ से गेन करना। एप्लीकेबिलिटी की अगर हम बात कर लें तो ये डायरेक्ट टैक्स के अंदर आ जाता है जो कि विटनेस करता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट बाय द सर्विस रेसिपेंट। यहाँ पर 2 कंडीशन यूजुअली आपको देखने मिलेंगी। फर्स्ट, if the payment should be made to the non-resident service provider, or else the annual payment made to one service provider which is exceeding 1 lakh rupees in any given financial year। ओके, इसी के साथ जो कंट्रीज़ हैं, जो US है, उसको सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया के इस EL से, क्योंकि इंडिया ने EL2 को भी यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। फाइनेंस एक्ट 2020 के हिसाब से इन्होंने एक्सपैंड कर दिया स्कोप का EL का टू इंक्लूड ऑल द नॉन रेसिडेंट e-commerce operators providing e-commerce supply or services
एज पर द एक्सपैंडेड प्रोविजन अगर हम बात करें, सो विद द इफेक्ट फ्रॉम 1st of April 2020 all the non-resident e-commerce operators are liable to pay equalization levy at the rate of 2% on the consideration received or else receivable from e-commerce supply or services. Sell-in feature की अगर आप यहाँ पर बात करेंगे तो ये 2.0 अप्लाई नहीं करता है ऑन द ट्रांजैक्शन विच इज़ ऑलरेडी कवर्ड बाय द equalization levy under Finance Act 2016. Thus, services such as online advertisement, provision of digital space or online advertising or related services are not subjected to EL 2.0. It is applicable only on the online sale of goods or online provision of servicing or combination of both by the non-resident e-commerce operator. होगा क्या, ई कॉमर्स एप्लीकेबल कहाँ कहाँ पर होगा, वेयर नॉन रेसिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर सप्लाइज टू whom. नाउ द क्वेश्चंस कम, किसे यहाँ पर सप्लाई करेंगे. देखिए, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया पहला, पर्सन यूजिंग एन इंडियन आईपी एड्रेस और नॉन रेसिडेंट इन एनी स्पेसिफिक केस. ठीक है, ये आपको कुछ इसकी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी. सो यहाँ पर जो कंपनीज़ हैं, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो यही है कि इंडिया इस तरीके के जो टैक्स लगाता है, इसकी वजह से जो टैक्सेशन है वो कहीं ना कहीं डबल हो जाता है फॉर दीज कंपनीज. ऑलराइट, फर्स्ट थिंग. अब देखिए, इंडिया का आईटी रूल की बात कर लेते हैं. अब इंडिया का जो आईटी रूल है उसके वजह से भी कुछ कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर कंपनीज को देखनी पड़ रही है. आईटी रूल यहाँ पर क्या कह रहा है, आईटी डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2021 विच हैज़ बीन फ्लैग्ड बाय द कंसोर्टियम ऑफ फॉरेन टैक्स फर्म्स अंडर द सम ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक पॉलिसीज. आईटी रूल यहाँ पर प्लेस करता है कंप्लायंस बर्डन ऑन सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज, जिसे हम एसएमआईज के नाम से भी जानते हैं, एंड प्लेटफॉर्म विथ 5 million रजिस्टर्ड यूजर और मोर, which means several US firms end up failing under this ambit itself. So they have to take the social media intermediaries responsibility. If you all know, देखिए इंटरमीडिएटरीज कौन है, जो किसी भी प्लेटफॉर्म पर उसके बीच में आने का काम कर रही है. लाइक यूज़र तक किसी इंफॉर्मेशन तक पहुंचाने का जो भी कंपनीज यहाँ पे काम कर रही हैं वो किसका पार्ट बन जाएंगे, सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज. फॉर एग्जांपल लाइक यू आर यूजिंग द स्नैपचैट और एटसेट्रा. नाउ व्हाट हैपन, अगर किसी भी तरीके को कोई यहाँ पे रूल है जो यहाँ पे एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो लोगों तक नहीं जानी चाहिए, यहाँ पर इंटरमीडिएट्स की क्या हो जाती है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है दैट दे शैल रिमूव और डिसेबल एक्सेस विद इन 24 आवर्स ऑफ द कंप्लेंट. अगर यहाँ पर कंप्लेंट फाइल होती है किसी भी इंडिविजुअल द्वारा, व्यक्ति द्वारा, या उसके बिहाफ पर, तभी भी इन्हें इस तरीके का एक्शन लेना ज़रूरी है. अलॉन्ग विद दैट, सोशल मीडिया इंटरमीडिएटरीज में क्या देखने मिलेगा, दे नीड टू अपॉइंट चीफ कंप्लाइंट ऑफिसर, कि अगर भाई कोई कंप्लेंट यहाँ पर आती है तो एक चीफ कंप्लाइंस ऑफिसर होगा, एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन होगा और एक रेसिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर होगा, ऑल ऑफ हुम शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया इटसेल्फ. जो रिपोर्ट यहाँ पर आती है उसे मंथली यहाँ पर उस रिपोर्ट में क्या एडिशंस हुए हैं, क्या उसके डिसीजन लिए गए हैं, क्या एक्शन लिए गए हैं, वो भी बताना ज़रूरी है. अब प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यूएस की मैक्सिमम कंपनी इस एम्बिट का पार्ट बन रही हैं. कुछ पॉइंट्स भी यहाँ पर कंसर्न किए गए हैं जो रेस करते हैं इस तरीके के जो कंप्लाइंसेज हैं, ये जो डेडलाइंस है कि भाई आपको इतने समय में, लाइक 24 आवर्स में यू हैव टू टेक दिस डाउन, ये कहीं ना कहीं कंपनीज के लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. सो ऑल्दो इंडिया एंड यूएस आर साइनिंग अ लॉट ऑफ बिल, इंडिया के कुछ बिल ऐसे हैं जो यूएस कंपनीज को अभी भी परेशान कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अनदर बिल विच इज़ द टेलीकॉम बिल. देखिए, सीसीआईए का एक और कंसर्न है विच इज़ द टेलीकम्युनिकेशन बिल 2022, जहाँ पे एक स्वीपिंग रेगुलेटरी एम्बिट है दैट वुड रीडिफाइन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, जिसमें एक वाइड रेंज ऑफ इंटरनेट सर्विसेज को इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा. करंट बिल की अगर हम बात करें तो ये दोनों टेलीकॉम सर्विसेज प्रोवाइडर और ओवर द टॉप विच इज़ दी ओटीटी कम्युनिकेशन सर्विसेज, दोनों के ऊपर यहाँ पर डेफिनेशन जो है वो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज की है. ओटीटी कम्युनिकेशन सर्विसेज की अगर हम बात करें तो दे इंक्लूड मैसेंजर प्लेटफॉर्म्स जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, गूगल मीट एट्सेट्रा, विच यूज़ द नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ टीएसपी लाइक एयरटेल एंड द जियो प्रोवाइडर फीचर्स. वहीं सीएआई का जो कंटेंट है दैट इज द proposed law if it is passed
and is in the current form would subject a number of platform from the onerous obligation including license requirement जहाँ पे government can manipulate all this issue. So these are some of the reasons जो कहीं ना कहीं US और इंडिया के bilateral relation में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं. तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल. आई होप आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स. For more information, do like and subscribe our channel. Thank you and see you soon.